बिल्कुल, इसमें एक चीज़ और मैं समझना चाह रहा हूँ सुदीप सर कि इस खराब हालात में भी क्रूड 100 प्लस हो गया, इसके बावजूद भी रुपया 100 तक पहुंचने लगा, इसके बावजूद भी कौन सी कंपनियां अपने आप को मेंटेन करके रख ली जिनके ऊपर बहुत उल्टा असर नहीं पड़ा। तो इस बार के रिजल्ट काफी हद तक ये भी बताएगा कौन कितने पानी में है। जी, बिल्कुल लक्ष्मण जी। देखिए, एक सेक्टर का मैं ज़िक्र पहले भी आपके प्रोग्राम में कर चुका हूँ, फार्मा और हेल्थ केयर। यहाँ पे ये सब क्रूड ऑयल का प्राइसेज़, टैरिफ रिलेटेड जो चैलेंजेज़, ये सब का कोई असर नहीं आना चाहिए और आएगा भी नहीं। वहाँ पे जो उनके बिज़नेस एज़ यूजुअल चलता रहा और वहाँ पे अच्छा खासा प्रोग्रेस है। और जिन सेक्टर्स में इनका नेगेटिव असर आने की ज़्यादा संभावना है, उनमें से मुझे लगता है वो केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, एग्रो केमिकल, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ था और ओवरऑल लॉजिस्टिक्स में बहुत दिक्कत आ गई थी, तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखेगा। फर्टिलाइजर सेक्टर में गड़बड़ दिखेगा क्योंकि यहाँ पे भी बहुत बड़ा सप्लाई चेन डिसरप्शन और लॉजिस्टिक्स डिसरप्शन हुआ था। ये दो क्षेत्र में ऑयल एंड गैस की तो बात सबको सबको मालूम है कि यहाँ पे बहुत उथल पुथल हुआ था, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल जनरेटिंग ऑयल जनरेशन कंपनीज, सारे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम हर जगह पे असर होगा। पर एग्जैक्टली नेट इंपैक्ट क्या होगा ये इन्वेंट्री लेवल पे डिपेंड करेगा। इसके पास कितना पुराना इन्वेंट्री था, कितना नया नया खरीदना पड़ा, कितना प्राइस इंक्रीज पास ऑन कर पाया, कितना नहीं कर पाया। सो इट विल बी टू ए ग्रेट एक्सटेंट सेक्टर, इंडस्ट्री एंड इवन कंपनी स्पेसिफिक, बट challenges will be in oil and gas, chemical, agrochemical, फर्टिलाइजर, इन सेक्टर में चैलेंज देखने को मिलेगा। बाकी सेक्टर में इतना बड़ा कुछ असर मुझे तो नहीं लगता है देखने को मिलेगा। और जो कंज्यूमर रिलेटेड सेक्टर्स है, जैसे हम देख रहे हैं ऑटोमोबाइल के नंबर्स ठीक ठाक आ रहे हैं, एफएमसीजी के नंबर्स ठीक ठाक आने की संभावना है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के नंबर ठीक ठाक आएंगे। तो जिन जिन सेक्टर में हम लोग सेकेंडरी टर्शियरी इंपैक्ट वार का एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो शायद बच गया क्योंकि वार का स्थिति सुधर गया है, ऑयल प्राइसेस नीचे आ गया है, करेंसी का डेप्रिसिएशन रुक गया है। तो सेकेंडरी टर्शियरी इंपैक्ट वार का शायद नहीं देखने को मिलेगा और वहां पे नतीजे ठीक ठीक ठाक आ रहे आएंगे। लेकिन हालांकि आपने जो कहा ना हेल्थ केयर सेक्टर और फार्मा सेक्टर, तो पता नहीं, मुझे लगता नहीं कि इसमें मंदी आने के लिए कोई फैक्टर कभी आएगा। ये तो तनाव रहेगा तब और सेक्टर पनपेगा अच्छे से। तनाव में लोग बीमार पड़ेंगे तो जाएंगे हेल्थ केयर सेक्टर में, जाएंगे फार्मा सेक्टर में। तो ये तो मुझे लगता है कि तो एवरग्रीन सेक्टर होना चाहिए, होता भी है। अनिल राय जी, आपका क्या मानना है कि इस बार का रिजल्ट किस सेक्टर के लिए ज्यादा कह सकते हैं सबसे ज्यादा वॉच करना चाहिए, किस सेक्टर के लिए? देखिए इस साल का जो इस जो क्वार्टर का रिजल्ट है उसमें जो पॉजिटिव दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है कि एक तो बहुत बढ़िया होने वाला है, ये डिफेंस के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ऑटो के लिए भी सही रहेगा, ऑटो एंसेलरीज के लिए भी थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, एनर्जी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, ये एनर्जी को लेकर के बहुत बढ़िया इसमें रहेंगे इसमें रिजल्ट। और साथ में जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि बहुत ज़बरदस्त काम इधर उनका हुआ है। एनबीएफसीज में भी रिजल्ट मुझे लग रहा है कि इस बार अच्छा रहेगा, मेरे ख्याल से उनमें स्ट्रेंथ दिख भी रही है बाजार में मुझे, और वहाँ पर एक खरीदारी रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले ही दिखाई दे रही है। तो मैं अंदाज़ा भी लगा रहा हूँ कि वहाँ पर भी एक अच्छा रिजल्ट हमको देखने को मिल सकता है। बाकी हेल्थ केयर और फार्मा तो जैसा आपने कहा कि वो एवरग्रीन है और ये दोनों अपने एकदम ऑल टाइम हाई के पास ही चल रहे हैं इंडेक्स में भी, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इनका आने वाले समय में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पंकज जैन साहब, जो अब जिस सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ने वाला था, खासतौर से क्रूड की बातें करें या दूसरे फैक्टर की, वैसे केमिकल सेक्टर की बात करें या फिर ऐसे सेक्टर, तो ये तो नोन है कि यहाँ पे दिक्कत तो हो गई थी, तो रिजल्ट खराब आएंगे ही आएंगे। तो नंबर पर लोग गौर करेंगे क्या? देखो लक्ष्मण जी, ये नोन डेविल हैगा, ये तो आई थिंक सबको ही मालूम है कि क्वार्टर वन में काफ़ी वॉर रिलेटेड चैलेंजेस थे। जिस तरह से रुपी डॉलर सिनेरियो था, जिस तरह से क्रूड था, सप्लाईज के काफ़ी सारे इश्यूज थे, एक्सपोर्ट में भी काफ़ी इश्यूज थे, इवन जो टैरिफ की एक जो मार थी पूरी तरह नहीं। तो आई थिंक क्वार्टर वन में काफ़ी सीरियस चैलेंजेस थे। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि कुछ एक चुनिंदा सेक्टर से समथिंग लाइक अ डिफेंस, फार्मा, हेल्थ केयर, कि इन पे शायद असर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, रादर दे कुड, या एनर्जी इक्विपमेंट दे कुड शो डिसेंट रिजल्ट। बट उसके अलावा जो नॉन डेविल्स हैं, से समथिंग लाइक अ PSU बैंक, समथिंग लाइक अ रियल एस्टेट, समथिंग लाइक oil marketing companies, something like aviation, something like
ऑटोज, आई थिंक इसमें किस तरह के रिजल्ट आते हैं ये देखने वाली बात है, जो क्योंकि मार्केट को कोई बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं है। और ऐसा ना हो कि जैसे होता है कि वंस द रिजल्ट इज गिवन कि इसमें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नोन थी एंड नाउ थिंग्स हैव इवन आउट एंड इट बिकम्स अ बाय काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक चीज़ और हमें नहीं भूलनी चाहिए, व्हाट वी हैव सीन, जो एक ऑब्जर्वेशन पिछले जो हमने 10-15 दिन में की हैं, जिस तरह की सेलिंग आ रही है एफआई की, अगर हम पिछले 10-12 दिन की बात करें तो आई थिंक काफ़ी फीबल हो गई है। मैं देख रहा था टोटल सम ऑफ पार्ट्स पिछले 10-12 दिन में टोटल सेलिंग इज लेस देन $1 बिलियन, और उसके पीछे अगर हम 10 दिन चले जाए स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून, एक एक दिन में हम आधे बिलियन से डॉलर से लेके $1 बिलियन की सेलिंग देख रहे थे। तो सेलिंग में काफ़ी थमाव आ गया है। वेदर दिस इज अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना और वेदर दिस इज अ फिनोमिना विच हैज चेंज, अच्छा पॉइंट आगे आपने जाके उठाया। थोड़ी बाइंग भी आ सकती है बिकॉज ऑफ जिस तरह की करेक्शन बाहर के मार्केट में है, वो भी एक फिनोमिना है। और अगर लार्ज कैप्स में या एफआई की अगर बाइंग आएगी तो सबसे पहले लार्ज कैप में आएगी, और जिस तरह की अंडर परफॉर्मेंस हमने लार्ज कैप में देखी है पिछले 3-4 महीने में, दैट कुड चेंज एंड दैट अगर लार्ज कैप में परफॉर्मेंस आई तो मिड कैप में और स्मॉल कैप में अंडर परफॉर्मेंस आ सकती है। सो आई थिंक लॉट इज टू बी सीन इन Q1 रिजल्ट्स। काफ़ी कुछ इनबिल्ट है, मार्केट को भी काफ़ी कुछ मालूम है। सो वन विल हैव टू बी वेरी सेक्टर स्पेसिफिक, वन विल हैव टू बी वेरी कंपनी स्पेसिफिक। और जो एक और फिनोमिना हम देख रहे हैं कुछ एक महीने से, कि जहां पर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं या जहां पर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा या तो एक्सूबरेंस के साथ उस स्टॉक्स को ले रही है या काफ़ी सीरियसली पनिश कर रही है। इट्स नॉट अ ±1-2% गेम नाउ। सो लेट्स सी द काइंड ऑफ रिजल्ट दैट केम। जो अच्छे रिजल्ट्स आने हैं वो तो हमें मालूम है, पैनलिस्ट ने भी डिस्कशन भी की है, दैट इज अ नोन फैक्टर। बट जहां पर रिजल्ट्स अच्छे अपेक्षा नहीं है, लेट्स सी वहां पर किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। अभी रिसेंट में जिस तरह के ऑटोमोबाइल के डाटे आए तो बहुत ज़्यादा डिस्करेजिंग डाटा नहीं थे आई थिंक। सो लेट्स सी कहाँ कहाँ पर सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं हमारे को। हालांकि आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि एफआईज के सेलिंग में थोड़ी सी कह सकते हैं रुका नहीं है, लेकिन उसमें नरमी सी आई है। अभिषेक अग्रवाल साहब, इसको कैसे देखा जाए? नहीं, ये बिल्कुल पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि बेच बेच के कभी तो पैसा उनका भी तो रुकेगा, कहीं तो थमेगा। डेटा तो जो फ्लैश हो रहा है आपकी स्क्रीन पे वो कुछ 3-4 महीने के हैं, मगर अगर हम लास्ट 2 साल का डेटा वहां पे प्लॉट करें तो दिखेगा कि किस लेवल की सेलिंग रही है। और अगर हम ओनरशिप की बात करें, जो एफआई की ओवरऑल निफ्टी के अंदर में कंपनीज की अगर हम ओनरशिप लेंगे तो वो भी हिस्टोरिकल लोज पर है। सो कहने का मतलब ये है कि जितनी एफआई की सेलिंग आ सकती थी, मैं अभी ये अज्यूम कर रहा हूं मेरे लेवल पे कि शायद वो अब खत्म हो चुकी है। अब इसके आगे और एक्सटेंडेड सेलिंग क्वांटम में तो एटलीस्ट मुझे आती हुई नहीं दिख रही है। हाँ, फिगर वाइज हो सकता है कि आज कल सपोज 49,000 करोड़ का जून का फिगर हमें दिख रहा है, अगले महीने हाइपोथेटिकली सपोज जुलाई की हम बात कर रहे हैं कि 5,000 करोड़ माइनस में रह गया, तो भी वो माइनस में रह गया। बट 5,000 करोड़ के अगर ये फिगर माइनस में आया तो कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। सो पॉइंट बीइंग, आई फील द मोमेंटम इज गोइंग टू चेंज from FI selling to eventually going to be buyer. Now, the quantum of buying net level पे कितनी बड़ी होगी, ये तो हमारे यहाँ पे अब जो रिजल्ट सीजन शुरू होगा उसके परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करेगी। तो ये तो देखिए एक अच्छी बात ये है कि कम से कम बिकने वाली कहानी तो एक बार थमी। और हमारे यहाँ पे डीआईएस तो ऑलरेडी नेचुरल बायर ही है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि एसआईपी का पैसा कंसिस्टेंटली ही फ्लो होता है। तो अभी कुछ रिजर्व नेचुरल बाहर है या पहले भी फिर उसके मजबूरी के बाहर है, कोई ऑप्शन है नहीं उनके पास? देखिए बिल्कुल ये बात तो राइट है कि ऑप्शनैलिटी वैसी उनके पास तो नहीं है जैसे एफआईएस के पास होती है। बट हाँ, ये भी है कि आप कितना डिप्लॉय करें और कितना कैश में रहें, वो ऑप्शन तो रहता है। अब वहां पे मुझे लग रहा है स्मार्ट मैनेजर्स का, अगर आप म्यूचुअल फंड के कुछ डेटा देखें तो वहां पे स्मार्ट मैनेजर्स आपको मिलेंगे जिन्होंने कुछ हद तक काफी अच्छा खासा कैश रिजर्वायर बनाया है। और वो कैश अब जो सही समय पे डिप्लॉय करने आएंगे तो परफॉर्मेंस भी आपको दिखेगी कि ऐसे म्यूचुअल फंड्स की काफी बेहतर होगी। प्लस मार्केट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो एक बायर तो ऑलरेडी बायर है वो, और उसके पास पैसे थे जो वो डिप्लॉय करे, और जो सेलर था वो रुक गया। तो इस तरह से हमारे मार्केट का मोमेंटम जो है वो बदलता हुआ मुझे दिख रहा है। साइकोलॉजिकली निफ्टी जो है वो 25,000 की जो एक नंबर है, मुझे लग रहा है कि द मोमेंट उसके उसको वो आसपास है। ब्रीच करेगी तब आप एक मोटा मोटा जो ट्रेंड है वो एक तरफा एक डायरेक्शन में कम से कम कुछ समय तक आप होता हुआ पॉजिटिवली देख पाओगे। सुदीप सर, आपकी राय? देखिए लक्ष्मण जी, मैं सिर्फ एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा। एफआईआईस के लिए रिलेटिवली अट्रैक्टिव कौन सा मार्केट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे साउथ ईस्ट एशिया के बाकी मार्केट, कोरिया, ताइवान वगैरह में 100% प्लस ग्रोथ
की उम्मीद थी और यहाँ पे 10-12%, 15% मैक्सिमम ग्रोथ की उम्मीद की जा रही थी, तो ऑब्वियसली पैसा उधर जा रहा था। अब वहां पे दबाव देखने को मिल रहा है, वहां पे सेलिंग मार्केट में आ रही है और जैसे जैसे वो ये सारे मार्केट्स का अट्रैक्टिवनेस कम होगा तब इंडिया में पैसा आएगा। ये हमको याद रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट्स है उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होना जरूरी है, ये बिल्कुल तय है। पर यहाँ के सिर्फ इंप्रूवमेंट से पैसा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छे परफॉर्मेंस तो पहले वार से पहले भी हो रहा था, उसके पहले भी हुआ था, पर पैसा फिर भी बाहर जा रहा था। तो पैसा यहाँ आने का एक ही तरीका है, जब बाहर जिन मार्केट्स में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शंस एफआईआईज के पास था या दिख रहा था उनको, वहां पे अट्रैक्टिवनेस कम होना पड़ेगा और अभी वही स्थिति हो रही है। जो पैलंटियर की सीईओ जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वैल्यूएशन, एआई के वैल्यूएशन को बबल बोला जा रहा है, ये सब होने के कारण एक लेवल का करेक्शन एआई रिलेटेड स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है और ये आई थिंक सारे फंड मैनेजर्स को कंपेल कर रहा है सोचने के लिए कि एक तरफा जो इन्वेस्टमेंट एआई कंपनीज पे कर रहे थे, वहां से थोड़ा दूसरे तरफ पैसा लगाना चाहिए और नॉन एआई रिलेटेड मार्केट, और जैसे कहा जा रहा है कि एंटी एआई ट्रेड, अगर किसी को एंटी एआई ट्रेड लेना है तो उसको इंडिया में आना है और इंडिया में खरीदारी करनी है। मुझे लगता है वो शुरू हो रहा है धीरे धीरे और यही ट्रेंड शायद आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। नहीं तो इसमें सुदीप सर मैं आपसे थोड़ा सा एक छोटे से जवाब दे दीजिए कि नॉन एआई की तरफ आएंगे तो एआई आमतौर पे सॉरी एफआई जो है आमतौर पे आईटी सेक्टर में काफ़ी अच्छा एक्सपोजर लेके पहले रहा करते थे, निकले भी वहीं से बड़ी संख्या में। अब वापस आएंगे तो अब आईटी में नहीं आएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, मुझे तो इमीडिएटली बहुत ज्यादा आईटी में एक्सपोजर लेते हुए दिख नहीं रहा है। स्पेसिफिक काउंटर स्पेसिफिक कोई डेवलपमेंट है वहां पे एक्सपोजर ले तो अलग बात है। ज्यादातर एक्सपोजर उन लोगों को मुझे लगता है बीएफएसआई में आएगा, पैसा ऑटोमोबाइल्स में आएगा, पैसा और भी डाइवर्सिफाइड मल्टीपल सेक्टर्स में आएगा। हाँ अनिल राज जी इसमें कुछ ऐड करेंगे आप? जी जरूर, एकदम ये आईटी में एफआईआईज के आने की संभावना कम लगती है और एफआईआईज का जो पैसा है, जैसे सेम चीज है, जब एक मार्केट में उनकी प्रॉफिट काफी जब बढ़ गई है, जब वहां प्रॉफिट बुकिंग होगी तो वो पैसा फिर इंडिया में इमर्जिंग मार्केट के रूप में यहाँ पे इंडिया का अट्रैक्टिव डेफिनेटली अब काफी हद तक अट्रैक्टिव हो भी चुका है। अच्छा, एक चीज और कहूंगा कि जैसे ये पूरी ऑयल वाली स्टोरी हुई, अब देखिए ये $120 से गिर करके अब फिर 72 के आसपास आ गया, 71 तक पहुंच गया। अब इस सिनेरियो में भी अगर आप देखें तो हमारी इकोनॉमी की इतनी खराब स्थिति नहीं हुई और उसका जो सूचकांक जो हमारे निफ्टी के माध्यम से कहा जाए तो वो उतना भी खराब नहीं हुआ। लग रहा था कि एकदम अब कहीं कुछ लोग कहे कि 20,000 गिर जाएगा, चला जाएगा, एकदम नीचे आ जाएगा, बट आप देखें तो लगभग उसने 24,000 का स्तर अपना मेंटेन रखा। तो मुझे लगता है कि अब यहां से उसमें अब एक पॉजिटिव फीडबैक, एक पॉजिटिव रिस्पांस आएगा और नतीजा ये होगा कि इसमें जो है सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट बाहर से अच्छे आने की संभावना है। स्पेशली उन एरियाज में ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है जो अभी ऑयल सेंसिटिव थे और अब जिनका डोमेस्टिक मार्केट है। लक्ष्मण जी, एक ध्यान रखने की बात है कि जो मार्केट डोमेस्टिक है उनके सेल्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ जाने की वजह से उनके मार्जिन में प्रेशर आ रहे थे। तो अब जब ये ऑयल नीचे आया है तो वो ऐसे शेयर्स जो है वो काफी तेजी से अट्रैक्टिव होंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि वो फ्यूचरिस्टिक होते हैं। अगले क्वार्टर में जो है ये उसको पॉजिटिव काफी बढ़िया रिटर्न मिलेंगे। तो वहां से अभी से खरीदारी, और मुझे लग रहा है खरीदारी होते हुए मुझे कहीं कहीं दिखाई भी दे रही है। कुछ ऐसे ऑटोमोबाइल के काउंटर हैं जैसे टायर के स्टॉक्स हो गए या फिर एविएशन के स्टॉक हो गए, वहां पर अच्छा एक डिमांड बना हुआ है अभी भी। इसमें एक लाइन जोड़ना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर लगता है पंकज जैन साहब फिर कहें कि आप सरकार का पक्ष लेके आ जाते हैं, लेकिन मैं जोड़ देता हूं, कहेंगे तो सुन लूंगा मैं। वो ये कि दरअसल इसमें आपको देखना होगा कि जिस तरीके से क्रूड की प्राइसेस बढ़ी तो जो नीड जैक रिएक्शन या फिर जो रिएक्शन दुनिया के बाकी देशों में देखने को मिला वो हमारे यहाँ नहीं देखने को मिला। हमारे यहाँ जिस तरीके से आप पेट्रोल डीजल की प्राइस मुश्किल से 7.5 रुपये प्रति लीटर तक की हाइक होने दिए तो उसका जो इम्पैक्ट आता है इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट बाकी सारे सेक्टर पे वो दिखा नहीं। हाँ, डायरेक्ट इंपोर्टेड जो महंगाई थी वो तो वहाँ पे आई ही। इसी तरह एलपीजी की बात करें तो कुछ हद तक मैनेज यहाँ पे किया गया, इसमें धैर्य दिखाएगा तो चीज़ें वापस से पुराने लेवल पर जा रही है, लेकिन इसका जो फिस्कल डेफिसिट वगैरह पर असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज़ जो आपने कहा अनिल जी, उस पर मैं आगे चलकर चर्चा करूँगा कि अब जो महंगाई वाला जो खतरा था वो खतरा टल गया है। तो महंगाई वाला खतरा टल गया है तो रेट बढ़ने का खतरा है जो वो भी टल गया है।
तो वो उसको किस सेक्टर के लिए पॉजिटिव देखा जाए, बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर, इसको कैसे देखना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो फिर आप लोग के पास आता हूँ।